हेलो दोस्तों, तो आप सभी कैसे हैं? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो आप बिना खाना खाए जीवित रह सकते हैं, लेकिन बिना सांस के आप जीवित नहीं रह सकते साथियों। सांस एक ऐसा अद्भुत चमत्कार है साथियों विज्ञान का, जिससे कि चाहे वो जीव हो या जंतु हो, सभी दोस्तों बिना सांस के जीवित नहीं रह सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे रेस्पिरेशन यानी श्वसन क्या होता है, श्वसन को बेहतर तरीके से जानेंगे। चाहे वो एक कोष की जीव हो वो भी श्वसन करते हैं, चाहे वो बहुकोष की जीव हो वो भी श्वसन करते हैं, चाहे किसी भी संघ का जीव हो दोस्तों वो श्वसन करता ही करता है। तो हम चलते हैं, एक धमाकेदार शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। लेकिन उससे पहले कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें साथियों, क्योंकि मैं जिस मेहनत से बनाता हूँ वीडियो आप लोगों के लिए, तो आप लोगों के लिए जो आप लोगों का प्यार है वो लाइक के माध्यम से हमें साथियों मिल पाता है। तो हम क्लास की शुरुआत करते हैं एक धमाकेदार तरीके से साथियों। तो हम बात कर रहे हैं श्वसन की। किसकी बात कर रहे हैं? श्वसन की। श्वसन क्या होता है यानी रेस्पिरेशन क्या होता है दोस्तों? रेस्पिरेशन यानी श्वसन क्या है? श्वसन जीवन की ज्योत है, यानी एक जैसे लैंप होती है ना, उस तरीके से है होती है, जो जन्म के समय यानी जब आपका जन्म होता है, किसी भी जीव का उत्पन्न होता है, जो जीव, बात समझ पा रहे हो, तो जन्म के समय जलती है और जीवन भर जलती रहती है। बात समझ पा रहे हो? यानी सांस जो है जब से जन्म होता है और मृत्यु तक का, है ना, मृत्यु तक के समय तक ही चलती है, यानी तब तक ही वो चलती है, और जब बुझ जाती है तो आदमी या किसी भी जीव की मृत्यु हो जाती है साथियों। यहाँ तक क्लियर है? अब हमें यह समझना है कि चाहे वो पेड़ हो, पौधे हो, जीव हो, जंतु हो, सभी जो है श्वसन करते हैं। जैसे पौधे जो होते हैं वो स्टोमेटा के द्वारा जो है स्टोमेटा वात रंध्रों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन करते हैं। उसी तरीके से जो मेढक होते हैं वो त्वचा के द्वारा श्वसन करते हैं, और जो मछलियां होती हैं गलफड़ों के द्वारा श्वसन करती हैं। तो इसी तरीके से जितने भी जीव होते हैं उनके अलग अलग अंग होते हैं श्वसन करने के लिए साथियों। तो हम क्या समझते हैं? श्वसन, श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं, हवा यानी जो वायुमंडल से हवा लेते हैं उससे हमें क्या प्राप्त हो जाती है, उससे हमें ऑक्सीजन प्राप्त हो जाती है, मतलब ऑक्सीजन हम ले लेते हैं और उससे भोजन के साथ मिला करके क्या किया जाता है, ऊर्जा बना लेते हैं। क्या करते हैं? ऊर्जा बना लेते हैं। और जो शरीर से अपशिष्ट गैस निकलती है यानी कार्बन डाइऑक्साइड, उसे हम बाहर निकाल देते हैं साथियों। तो ये प्रोसेस यानी वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेना और उसको श्वसन अंगों में पहुंचाना, और उससे जो वेस्ट गैस है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ये प्रोसेस आपका श्वसन कहलाता है साथियों। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। इसका एक है ना, श्वसन जो सूत्र होता है वो क्या होता है, मतलब ग्लूकोज प्लस का ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद CO2 निकाल दी जाती है, जल और ATP नाम की ऊर्जा हमें प्राप्त हो जाती है साथियों। क्लियर है? यहाँ तक सभी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यह एक यांत्रिक जैविक प्रक्रिया है। कैसी? यांत्रिक जैविक प्रक्रिया है। क्लियर है? अब क्या होता है कि जो श्वसन की क्रिया को दो बड़ी अवस्थाओं में बांटकर आसानी से समझा जा सकता है। पहली कौन सी हो जाएगी आपकी? एक्सटर्नल यानी एक्सटर्नल इंस्पिरेशन मतलब बाह्य श्वसन, और जो है उसके जो दूसरी आपकी हो जाएगी वो हो जाएगी आंतरिक श्वसन। ठीक है? इंटरनल जिसको बोलते हैं वो, और ये है आपकी एक्सटर्नल। तो इस एक्सटर्नल हम पहले समझ लेंगे, उसके बाद हम इंटरनल समझ लेंगे, मतलब आंतरिक श्वसन। ठीक है? तो पहले हम बाह्य श्वसन की बात कर लेते हैं दोस्तों। ये क्या होता है कि जंतुओं की बाह्य त्वचा हमने बताया स्किन, जैसे मेढक में, मछलियों में, मनुष्य में फेफड़ों, तथा उच्च श्रेणी के जंतुओं में, है ना, मतलब कशेरुकी जो जंतु होते हैं, है ना, उनमें जो होता है वो श्वसन अंग पाए जाते हैं, मतलब उनमें श्वसन अंग पाए जाते हैं। बात समझ पा रहे हो? जैसे कि नाक हो गया, है ना, फेफड़े हो गए, रेस्पिरेटरी सिस्टम जितना होता है, ये सारा प्रोसेस इनके अंदर अंतर्गत आता है साथियों। क्लियर है? यहाँ तक सभी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर इसको जो है हम 5 तरीके से समझ सकते हैं एक्सटर्नल को। जैसे सांस लेना यानी ब्रीथिंग क्या होता है, वायुमंडल से श्वास लेना तथा मुक्त करना, मतलब ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करना। क्लियर है? उसके अलावा क्या होता है, पर्यावरण से वायु ग्रहण करना अंतःश्वसन कहलाता है, मतलब जो हम पर्यावरण से ऑक्सीजन, वायुमंडल से जो हवा होती है उससे जो ऑक्सीजन हम लेते हैं ना अपने बॉडी के अंदर,
वो आपका क्या कहलाता है, अंतः श्वसन कहलाता है। इन इंस्पिरेशन, उसको हम इंस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। जबकि श्वसन अंग से वायु को निष्कासित करना उच्च श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है, उच्च श्वसन, उच्छ्वसन कहलाता है, सॉरी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को। जब हम लोग जो है जब लेते हैं वायुमंडल से ऑक्सीजन, है ना, मतलब हवा जो लेते हैं उसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है साथियों, वो होती है 21%। कितनी होती है, जब हम सांस लेते हैं तो 21% ऑक्सीजन होती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.03% पाई जाती है जब हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, मतलब जब हम लेते हैं, ग्रहण करते हैं, श्वसन करते हैं, ठीक है, तब ये प्रोसेस होता है। और जब हम निकालते हैं, एक्सहेल करते हैं, तब क्या होता है, ऑक्सीजन जो है उस 17% निकलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो 4% निकलती है दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, सभी को अच्छे समझ पा रहे हैं आप लोग। तो अब क्या है कि दूसरा पॉइंट ये कहता है कि गैसों का विनिमय हो जाता है, बात समझ पा रहे हो। उसके अलावा ऑक्सीजन का परिवहन हो जाता है, मतलब ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड निकालना, ऑक्सीजन पहुंचाना पूरे शरीर में, गैसों का आदान प्रदान, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड निकालना, कार्बन डाइऑक्साइड और गैस का परिवहन हो जाता है पूरे शरीर के अंदर अंतर्गत। तो ये आता है यहाँ तक बाह्य श्वसन। अब इसका जो अगला पॉइंट होगा वो होगा, आप सभी लोग जानते हैं, हमने अभी आपको बताया, आंतरिक श्वसन आ जाएगा, फिर उसके प्रकार आ जाएंगे, बात समझ पा रहे हो। तो हम एक एक को समझते रहेंगे, बस आप लोग इससे आगे धमाकेदार और पॉइंट्स आने वाले, बस आप लोग साथ बनाए रखिएगा साथियों, ठीक है। तो आंतरिक श्वसन क्या होता है साथियों, आंतरिक श्वसन यानी इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है, इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे कोशिकीय श्वसन कहा जाता है। और क्या होता है इसमें भैया, यह रक्त और शरीर की कोशिकाओं के बीच गैसों का क्या करता है, एक्सचेंज करता है, मतलब आदान प्रदान करता है, तथा कोशिका के अंदर ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया यहीं पे होती है साथियों। क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसके कुछ स्टेप्स आते हैं, वो क्या स्टेप्स होते हैं दोस्तों, जैसे क्या होता है कि रक्त से कोशिकाओं में ऑक्सीजन का प्रवेश हो जाता है। सेकेंड स्टेप क्या आता है इसका, ऑक्सीजन द्वारा ग्लूकोज का अपघटन होता है, जिससे ऊर्जा एटीपी और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बना लेते हैं यहाँ पर, यानी आंतरिक श्वसन में ये प्रोसेस होता है साथियों। उसके अलावा इस प्रकार का जो यानी जो आंतरिक श्वसन है वो कहाँ पाया जाता है, माइटोकांड्रिया में होता है। कहाँ होता है, माइटोकांड्रिया में। जबकि बाह्य श्वसन कहाँ होता है, लंग्स यानी फेफड़ों में होता है साथियों। क्लियर है, यह कोशिकाओं को क्या करता है, ऊर्जा उपलब्ध करा देता है, क्या करता है, एनर्जी उपलब्ध करा देता है। यहाँ तक सभी को क्लियर है, किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं। फिर आंतरिक श्वसन जो है अनेक चरणों में संपन्न होता है, कंप्लीट होता है मित्रों, लेकिन इसके हम सिर्फ 2 पॉइंट पढ़ेंगे, 2 चरण ही पढ़ेंगे। कौन कौन से, एक ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे, एक क्रेब्स चक्र पढ़ेंगे। क्रेब्स चक्र जो होता है उसके जो 2 उपभाग होते हैं, कौन कौन से, एक होता है आक्सीय श्वसन, एक होता है अनाक्सीय श्वसन, उसको भी हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है दोस्तों। तो पहला ग्लाइकोलाइसिस देख लेते हैं क्या होता है। देखो, यह वह जैव रासायनिक प्रक्रिया है, ग्लाइकोलाइसिस वह जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें एक ग्लूकोज का जो अणु होता है टूटकर 2 पायरुविक अम्ल में रूपांतरण हो जाता है, मतलब बदल जाता है। और इस दौरान थोड़ी सी क्या मात्रा में एटीपी और NADH का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया कहाँ होती है, कोशिका द्रव यानी कोशा द्रव में होती है, जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म में ये प्रोसेस कंप्लीट होता है ग्लाइकोलाइसिस वाला। क्लियर है सभी को, यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने यहाँ पे जो है इसका जो है फार्मूला दे दिया है, सूत्र यहाँ पर दे दिया है। क्लियर है, अब क्या आता है, अगला पॉइंट आता है आपका इसका क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र में क्या हमें पढ़ना है, 2 पॉइंट पढ़ने हैं, आक्सीय श्वसन और अनाक्सीय श्वसन। अगर पेपर में पूछता है कि क्रेब्स चक्र के अंतर्गत हमें बताइए, तो क्रेब्स चक्र के अंतर्गत क्या आता है, आक्सीय और अनाक्सीय श्वसन आते हैं। क्लियर है, इसमें क्या होता है, आक्सीय श्वसन में यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, आक्सीय श्वसन, ठीक है। और माइटोकांड्रिया में
संपन्न होती है। जो ऑक्सीशोषण की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है और माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, इसलिए इसे ऑक्सीशोषण कहते हैं। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर अगला इसका पॉइंट आता है अनाक्सीशोषण। अनाक्सीशोषण में क्या होता है साथियों कि ऑक्सीजन की अभाव में या अनुपस्थित में, मतलब बिना ऑक्सीजन के जो प्रोसेस होता है, इसमें क्या होता है, पायरुविक अम्ल के अपूर्ण ऑक्सीकरण से एथिल अल्कोहल एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। इस क्रिया को हम अनाक्सीशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? अनाक्सीशोषण कहते हैं। तो आई होप ये चीजें बेहतर समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो हम एक एक पॉइंट को बेहतर समझा रहे हैं। अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, और इस टॉपिक्स को अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। पेपर में इसी टाइप से आपको लिखना है, अच्छे तरीके से। जिस तरीके से मैंने आप सभी को समझाया हूँ उस तरीके से अगर आप लोग लिखेंगे तो आप लोगों के नंबर अच्छे आएंगे, आप अच्छे मार्क्स लेके आएंगे बोर्ड में साथियों। तो इस तरीके से आप लोग नोट्स जरूर बनाते रहिएगा। क्लियर है? तो मैं अब चलता हूँ इसके अगले स्टेप की तरफ। अब साथियों हम बात करेंगे अनाक्सी तथा ऑक्सीशोषण में अंतर की, और उसके बाद बात करेंगे श्वसन एवं दहन में अंतर की। क्लियर है? तो पहले हम बात कर लेते हैं ऑक्सीशोषण और अनाक्सीशोषण में अंतर क्या होता है। क्लियर है? देखो, ऑक्सीशोषण की क्रिया जो है भैया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, और अनाक्सीशोषण की क्रिया जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। ठीक है, मतलब उसमें ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं होती है। और फिर ऑक्सीजन में क्या आता है, इसमें ग्लूकोज के अणुओं का पूर्ण विघटन हो जाता है, जबकि इसमें क्या ग्लूकोज के अणुओं का विघटन पूर्ण रूप से नहीं होता है साथियों। क्लियर है? इसमें क्या होता है ऑक्सीजन में, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में निकलती है, और अनाक्सीशोषण में इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है वो कम निकलती है। ठीक है, इसका हमने सूत्र यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, ग्लूकोज फिर ऑक्सीजन फिर गिव्स आउट, है ना, 6CO2 + 6H2O और 673 किलो कैलोरी। ठीक है, उसके अलावा फिर इसमें कितनी 21 किलो कैलोरी। फिर पांचवा पॉइंट है, इसमें 38 एटीपी अणु बनते हैं, इसमें केवल 2 एटीपी अणु बनते हैं। ठीक है, ऊर्जा के। यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जबकि अनाक्सीशोषण की क्रिया कोशिका द्रव्यनी साइटोप्लाज्म में होती है। ठीक है, फिर ऑक्सीशोषण एवं अनाक्सीशोषण में अगर हम अंतर की बात करें तो पहला पॉइंट ये आता है कि यह क्रिया जैव रासायनिक है, और दहन एक क्या है, एक केमिकल प्रोसेस है, मतलब रासायनिक अब क्रिया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसका यह है कि यह एक चरणबद्ध प्रक्रिया है, मतलब स्टेप टू स्टेप चलती है श्वसन की। और अगर हम दहन की बात करें तो यह केवल एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, बस काम खत्म हो जाता है इसका। इसका तीसरा पॉइंट यह है कि यह क्रिया एटीपी ऊर्जा को संचित कर लेती है, जबकि दहन इसमें ऊर्जा एवं प्रकाश जो है दोनों क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, और अगर हम चौथे पॉइंट की बात करें तो यह क्रिया सामान्य ताप पर होती है, जबकि दहन की क्रिया उच्च ताप पर संपन्न होती है साथियों। तो आई होप हमने डिफरेंस जो दोनों में थे, चाहे वो ऑक्सी हो या अनाक्सी हो, चाहे श्वसन हो एवं दहन हो, दोनों में हमने अंतर आपको बेहतर समझा दिया। ये पेपर में आ सकते हैं, आप लोग अच्छे से तैयार करिएगा। अब मैं इसके अगले पॉइंट की तरफ चलता हूं और उसको भी अच्छे तरीके से हम लोग समझ लेते हैं साथियों। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जो इम्पोर्टेंट है वही सब कुछ बताया जा रहा है साथियों। तो अब हम साथियों बात करेंगे विभिन्न कार्यों के लिए ऊर्जा यानी एटीपी की बात करेंगे, इसका क्या प्रोसेस होता है और इसका किन किन कार्यों में इसकी भूमिका होती है, उसको भी हम साथ साथ में समझते हैं साथियों। तो क्या होता है कि सभी जीवों के शरीर में रासायनिक ऊर्जा भोज्य पदार्थ के रूप में संचित रहती है, यानी कोई भी जीव हो उसके अंदर क्या है, जो रासायनिक ऊर्जा है वो भोज्य पदार्थ के रूप में संचित रहती है। और क्या होता है, श्वसन में मुक्त ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित रहती है। बात समझ पा रहे हो, श्वसन के रूप में। उसके अलावा क्या होता है कि कोशिकीय श्वसन के दौरान मुक्त हुई ऊर्जा को तुरंत एटीपी संश्लेषण में प्रयोग कर लिया जाता है।
उसके अलावा एटीपी ऊर्जा को क्या कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा सिक्का भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्जा सिक्का भी कहा जाता है, ठीक है, जिसका नाम होता है एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट यानी एटीपी। जब एटीपी का प्रयोग ऊर्जा के रूप में होता है, बात समझ पा रहे हो सभी, जब एटीपी ऊर्जा के रूप में इसका यूज किया जाता है, ठीक है, तब क्या होता है, तब एडीपी में परिवर्तित हो जाती है। बात समझ पा रहे हो, यानी एडीपी में परिवर्तित हो जाती है। उसके साथ क्या होता है, जब श्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है, तब उसका प्रयोग एडीपी में फास्फेट समूह जोड़कर एटीपी अणु बनाने में किया जाता है साथियों। तो ये बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। इसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आते हैं वो बस ये डायग्राम को देखकर इसका कितना यूज होता है वो हमें याद करना होता है। क्लियर है। एटीपी का प्रयोग सभी उपचयी मतलब कैटाबोलिक क्रियाओं में होता है। यह हमारे शरीर को गर्म बनाए रखता है, ठीक है, और इसका प्रयोग पेशियों के संकुचन में होता है, तंत्रिका आवेग में होता है, प्रोटीन संश्लेषण में होता है, आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं साथियों। क्लियर है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन्स, इनके लिए भी ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है साथियों। तो आई होप आप लोगों को ये चीज बेहतर समझ में आई होगी। सारा टॉपिक्स हमने क्लियर कर दिया है। अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो, कोई समस्या हो, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और आप सभी का हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए और साथ देने के लिए आप सभी का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।